नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के शुरू होने के बाद हरियाणा में पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। इसी के चलते प्रदेश का लिंग अनुपात का आंकड़ा 923 तक जा पहुंचा था। साल 2014 में 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों का जन्म, जबकि 2016 में ये अनुपात 900 और 2015 में 876 था। लेकिन साल 2020 के जनवरी से जुलाई 20 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि ये लिंगानुपात 923 से घट करके 914 पर आ गया। आंकड़ों के मुताबिक इन 7 महीनों में लड़कों के मुकाबले कम लड़कियों ने जन्म लिया है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन आज उसी जिले से, पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है। आज सवाल आपका में उसी पर होगी चर्चा। पानीपत के सनौली खुर्द गांव से एक ऐसे झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जो 30,000 रुपए में अल्ट्रासाउंड करके यह बताता था कि महिला के गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की। सोनीपत और पानीपत के संयुक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्लानिंग की और उसी के तहत एक छापेमारी की गई। एक महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए क्लिनिक में भेजा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापेमारी की। मौके से झोला छाप डॉक्टर को महिला का अल्ट्रासाउंड गैर कानूनी तरीके से करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता लगा कि गैर कानूनी तरीके से 30,000 रुपए लेकर के कोख में पल रहे लड़के या फिर लड़की की जानकारी दी जाती थी। संचालक और एक महिला को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक पोर्टेबल मशीन भी मौके से बरामद हुई है। सबसे पहले आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट का बयान हम सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संयुक्त कार्रवाई की, कैसे गिरफ्तार किया इस झोला छाप डॉक्टर को। सवाल आपका में, उसके बाद कुछ सवालों पर होगी चर्चा। चलिए ठीक है, सुनाएंगे आपको, सुनिए। सवाल आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। झोला छाप डॉक्टर्स का डेथ क्लिनिक आखिर कब तक? बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक कब से चल रहा था? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, कोख में कत्ल का खेल आखिर कब तक चलेगा? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बेशक से आंकड़ों में सुधार हुआ है, बेशक से आंकड़ों में जरूर सुधार हुआ है, लेकिन विराम कब लगेगा इन मामलों पर? कुछ ग्राफिक्स है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 2 मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संतोष दहिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। संतलाल वर्मा है, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक बार बयान सुनिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट का। ये सरकार के दिशा निर्देश में आज पीएनडीटी की रेड थी सनौली खुर्द गांव में। इसमें रेड सक्सेसफुल हुई। सोनीपत की टीम के साथ कार्य किया। सोनीपत और पानीपत की ज्वाइंट टीम ने एक्शन लेते हुए रेड को सक्सेसफुल करते हुए पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन को पकड़ा है। और वो जो पेशेंट्स के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया है। रिकॉर्ड भी कस्टडी में है। संस्था घर में लगे हॉस्पिटल के रूप में चल रहा डीवीआर भी कब्जे में ले लिया गया है। उससे पेशेंट्स की जान पहचान करके और जखीरे का पकड़ा जाएगा। चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिनके जरिए आप आंकड़ों को समझ पाएंगे कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में किस तरीके से आंकड़ों में धीरे धीरे से सुधार हुआ है। सबसे पहले ये आंकड़े देखिए, 2014 में 1000 लड़कों पे 871 लड़कियां थी, लेकिन 2020 में 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां, यानी कि आंकड़ों में अच्छा सुधार हुआ है। खुशी की बात है, लेकिन विराम कब लगेगा इन मामलों पर? सवाल ये है। अभी आंकड़े देखिए, सिरसा में 949 लड़कियां 1000 लड़कों पर सबसे पहले नंबर पर है। पंचकुला में 939, नूह में 939, ये दोनों जिले दूसरे नंबर पर हैं। कुरुक्षेत्र में 938, ये तीसरे नंबर पर है। फतेहाबाद भी कुरुक्षेत्र की तरह 938 लड़कियां वहां पर जन्म हुआ है 1000 लड़कों पर। और अगले जिले देखिए, यमुनानगर में 928, कैथल में 922, हिसार में भी 922, गुरुग्राम में 921 लिंग अनुपात है, यानी 1000 लड़कों पर इतनी लड़कियों का जन्म हुआ है। अलग अलग जिलों में रेवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक 921, 920, 915, 912। ये ग्राफिक्स दिखाने बहुत जरूरी थे, क्योंकि इसी से समझ आएगा कि हरियाणा के किन जिलों में किस तरीके से लिंग अनुपात में धीरे धीरे से सुधार आ रहा है। 2 मेहमान आपसे परिचय मैं उनका करा चुकी हूं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी संतलाल वर्मा जी का। संतलाल वर्मा जी, पानीपत से जो ये मामला सामने आया, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें इस बारे में। कैसे आप लोगों ने एकदम से छापेमारी की? कुछ गुप्त सूचना आपको मिली थी, और छापेमारी जब आपने की, पूछताछ जब हुई,
क्या पता लगा आपको, कब से चल रहा था ये? मैं डॉक्टर संताला वर्मा, सीएमओ पानीपत। जो केस की रेड की गई है, ये कल सुबह से प्लान की गई थी, लेकिन इसकी सूचना हमें काफी दिनों से मिल रही और हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और पानीपत डिस्ट्रिक्ट दोनों ने एक ज्वाइंट रेड की है। दोनों जगह से टीम आई, वो सिवा गांव है यहाँ पे पानीपत में, वहाँ पे दोनों टीम मिली और जो एक डेकॉय के थ्रू ये अभियान जारी किया गया, जिसको 30,000 रुपए दिए गए थे। और वो फिर आगे उसमें जो टाउट थे, 3 लेडीज थी और 3 लेडीज को वो आगे मिली है और वो लेडीज और एक और व्यक्ति था जो कॉन्टेक्ट पर्सन था बीच में, वो जो है ना हमारे जो डेकोए को एक सनौली खुर्द गांव के अंदर लेके गए और हमारी जो टीम, जो दोनों टीमें थी वो साथ साथ रही पीछे पीछे, लेकिन उनको भनक नहीं लगने दी। तो जब वो वहाँ पे टीम पहुंची सनौली खुर्द में, तो वो एक घर के अंदर लेके गए और उस घर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड उस लेडी का कर दिया। हाँ। उसके बाद कुछ देर के बाद एक और लेडी जो सहारनपुर से आई हुई थी अपने पति के साथ में, उसको लिटा रखा था, करने की तैयारी हो रही थी। तभी जो हमारी टीम अंदर एंटर कर गई और उनको रंगे हाथों पकड़ा। यानी पूरी प्लानिंग की गई थी आप लोगों की तरफ से पहले? जी हाँ, ठीक है। संतलाल जी, एक बात बताइए, जब आपने उनसे पूछताछ की, जो मौके से जो भी आपको लोग मिले वहां पर, आपने सबसे पूछा होगा और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि वो जो नकली फर्जी डॉक्टर था और एक महिला को वहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कब से इस तरीके का काम चल रहा था? ये जो फर्जी क्लिनिक है, इसका ड्रामा कब से चल रहा था? ये जो व्यक्ति जो काम कर रहा था इस तरह का, वो एक जगह बैठ के नहीं करता था। इसमें एक मोबाइल जो ना मशीन ले रखी थी, उसको कहीं पे भी ले जाता था, घरों में भी ले जाता था। पिछले कई महीनों से जगह जगह कर रहा था, वो यूपी में भी कर रहा था, जिसे पोर्टेबल मशीन कहा जाता है। जी, पोर्टेबल मशीन जिसे कहा जाता है, आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, पोर्टेबल मशीन। ठीक है। यानी पहले ये अलग अलग जगह पर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुका है, कई बार ये इस तरीके के काम कर चुका है, यही कहना चाहते हैं आप संतलाल जी? बिल्कुल हाँ। ये यूपी में भी गंगोह जैसी जगह में, सहारनपुर, इधर कई जगह पे घूमता था, ये काम करता था। ठीक है। लोगों से अपने जो कॉन्टेक्ट पर्सन के थ्रू ये लोगों से जो ना इस तरह से अपनी प्लानिंग करके और इन लोगों जो टैक्स डिटर्मिनेशन वाला काम करता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। संतोष दहिया जी का रुख करूंगी, आपके पास वापस आती हूँ और सवाल रहेंगे। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी, लगातार कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। संतोष जी, एक खुशी की बात यह है कि लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है, बहुत अच्छा खासा सुधार हो रहा है, लेकिन ऐसी मानसिकता का क्या किया जाए? अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं। पानीपत का ये पूरा मामला आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लिंग जांच चल रही थी। अच्छा, फर्जी डॉक्टर था, लोगों को डर भी नहीं लगता क्योंकि गैर कानूनी है लिंग जांच करना भी, और एक फर्जी डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं है, उससे लोग जा करके इस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं और लिंग जांच करा रहे हैं। क्या कीजिएगा ऐसे लोगों की मानसिकता का, संतोष जी? लोगों को अपनी बेटियों के लेकर बहुत उनको ऐसे लगता है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आज भी जब उनकी शादी की जाती है तो दहेज दिया जाता है। ऐसे में लोगों को ये लगता है ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, और जब शादी की जाती, चाहे वो कितना ही उनको पढ़ा ले लिखा ले, उसके बावजूद उनके लिए दहेज तैयार किया जाता है। ऐसा लगता है कि बेटियां एक बोझ हैं, और उस मानसिकता के चलते लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, बेटी ना हो। लेकिन ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर बेटियां पैदा नहीं होंगी तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को ये सोचने की जरूरत है, और मैं बधाई देती हूँ आपके चैनल को कि आप लगातार इस तरह के मामलों को लगातार उठा रहे हैं। जब यहाँ पर आंकड़ा हमारे प्रदेश का बहुत कम था, उस टाइम 752 था, जब हमने एक हस्ताक्षर अभियान, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने शुरू किया था, और उस हस्ताक्षर के तहत हमने 65,000 लोगों के हस्ताक्षर किए हैं और लाखों लोगों को वोट दिलाई है। यूनिवर्सिटीज में जाके, पंचायतों में जाके, स्कूल कॉलेजेस में जाके हम लोगों को अवेयर करते रहे हैं। इसका ये रिजल्ट रहा कि हमारा आंकड़ा काफी बढ़ा, और बड़ा सुखद रहा ये कि हमारा आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके कई कारण होते हैं पूजा जी। एक तो ये जो लोगों में डर है अपनी बेटियों को लेकर, हालांकि ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी को प्यारी नहीं लगती, हर किसी को प्यारी लगती हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आज भी
हम 21वीं सदी की बात केवल करते हैं। आज भी हमारी बेटियां जब स्कूल कॉलेज जाती हैं तो उनको एक डर रहता है, कहीं कोई मनचला उन्हें रास्ते में रोक ना ले, जी। उन्हें कोई छेड़ ना दे। और ऐसे मेरे पास लगातार मामले आते हैं। किसी लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उसको रास्ते में मनचले रास्ता रोकते हैं। कॉलेज जाना बच्चियां छोड़ देती हैं। जी बिल्कुल। माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं है। संतोष जी, माँ बाप को भी लगता है इसे इस तरीके से देखा जाए कि 3 मुख्य कारण होते हैं: अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी। डेफिनेटली ठीक बिल्कुल, है। ये तीनों बड़े कारण हैं। मैं आपके पास और इसमें वापस आती दहेज हूँ, भी आप कुछ दर्शक जोड़ दें। जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनकी राय एक पूजा बार ले जी, लेते हैं, दहेज फिर भी आपका रुख जोड़ें आप करती हूँ, इसके फिर साथ। से आ रही हूँ आपके पास। पहले दर्शक है रोहतक से रणवीर। रणवीर जी, स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पूजा जी देखो, बेटी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी बहुत अच्छी मुहिम चली और बेटियों की इज्जत हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। बेटी के बगैर कुछ नहीं है। और आज हमारी बेटियां पायलट तक हैं जो लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। ये नहीं कि बेटी किसी से पीछे हैं जी। लेकिन जो भी ये गोरख धंधे चलते हैं इनमें काफी पकड़े गए हैं। और मैं दया मैडम को अच्छी तरह से जानता हूँ, आज तक किसी की सजा हुई है मैडम। लेकिन हमारे क्या है, ये सभी पैसे देकर अब देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी भेंट चढ़ जाते हैं ये पकड़े आके लास्ट में। कोई नेताओं का जानकार है, तकरीबन सब ये धंधे करने वाले ही पॉलिटिक्स आदमियों के से मिले होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो। और ये सच्चाई है। अगर पूछ लो दया मैडम से, अगर किसी की सजा हुई हो तो इसमें कानून को प्रावधान थोड़ा सख्त करना चाहिए, क्योंकि और इसका जल्द डिसीजन आना चाहिए। ठीक है, ऐसी आपका चीजों बहुत का। शुक्रिया लंबे रणवीर जी, केस हमारे साथ लगे पड़े जुड़ने के रहते लिए, हैं, अपनी उनको राय कोई साझा पूछने वाला करने के होता लिए। नहीं है। एक और दर्शक है करनाल से रमन। रमन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मेरा मैडम जी एक ये कहना है जी, सबसे पहले तो जो सर अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। मैडम जी मेरा कहना ये है, सबसे पहले तो जो हमारे स्कूल में जो टीचर्स है ना, उन्होंने लड़कियों के प्रति एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और फैसला ये है कि सबसे पहले तो लड़की का जो स्कर्ट है ना, जो स्कर्ट लागू करते हैं उसको बंद करो। और उसके बाद जो ये ऐसे कि इन्होंने काम करते हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी रमन जी, माफी के साथ। हाँ जी। लड़कियां क्या वेशभूषा पहनती हैं, क्या नहीं पहनती, ये हर किसी की पर्सनल इच्छा है। देखिए, पर्सनल हर किसी की पर्सनल चॉइस है और इस पर हम बात भी नहीं करेंगे। पूजा मैडम जी सुनो मेरी बात पहले। ये बहुत विरोधाभास है। नहीं विरोधाभास नहीं है मैडम जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से और इस मंच के जरिए कोई भी ऐसा संदेश नहीं चाहती कि दर्शकों तक पहुंचे कि कपड़े पहनने की वजह से रेप की घटनाएं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता सर। माफी के साथ मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, आपको बीच में मैंने टोका। चलो ठीक है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश में 60 से 70 साल की महिला के साथ भी दुष्कर्म हो जाता है, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। कपड़ों की बात कहां से आ गई सर? आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की आपने। संतलाल वर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। हम जब भी कभी ऐसे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर लिंग जांच नहीं की जाती। ठीक है, क्या ये मैंडेटरी होता है कि क्लिनिक्स में इस तरीके के आदेश दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर लिखिए, इस तरीके से जो मुख्य केंद्र है वहां पर आप ये दर्शाइए कि यहाँ पर लिंग जांच नहीं होती? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो क्लिनिक्स, कई बार ऐसे फर्जी डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर मैं इनको कहूंगी, सामने आते हैं जिन्होंने अपना क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं कराया होता, जिनके पास डिग्री नहीं होती है और कई समय तक, कई सालों तक ये इस तरीके का गोरख धंधा करते रहते हैं। डेथ क्लिनिक में इसको कहूंगी खोलकर रखा है इन्होंने, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें? देखिए, पहला सवाल तो ये था कि अल्ट्रासाउंड ना करने के लिए जो ना एक बोर्ड लगाया जाता है, जितनी भी हमारे रजिस्टर्ड सेंटर्स हो उन सब के ऊपर उनको डिस्प्ले करना मैंडेटरी है कि यहाँ पे लिंग जांच नहीं की जाती। ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं सभी सेंटर्स के ऊपर जो रजिस्टर्ड है। जो अनरजिस्टर्ड लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर वो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं और इलीगल तरीके से मशीनें कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं, वो लाते हैं और ये वो हमारे सामने नहीं आते। उनको इसी तरह से पकड़ना पड़ता है। जैसे कल एक जो रेड की गई, जो इलीगल तरीके से अपनी जो मशीन चला रहा है, वहां से लेके आया है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है।
ठीक है। इसको पुलिस की FIR लॉन्च हो चुकी है इसमें, और इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी इसे पता लगेगा कि वो कहाँ से लेके आया, क्यों है। ये लोग ना रजिस्टर तो करवा नहीं सकते, इसलिए जो अलग अलग गलत तरीकों से ये इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, वापस से आती हूँ आपके पास। एक दर्शक हिसार से हैं, विजेंद्र। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी डॉक्टर भैया नमस्कार। डॉक्टर भैया नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आप सवाल पूछिए, जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ, आप पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर भैया, मेरा सवाल है कि जब हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि है उन्होंने हमारे सिविल अस्पतालों पर विश्वास नहीं है तो अवैध क्लिनिक क्यों नहीं खुलेंगे? और जब डॉक्टर रणवीर सिंह दैया होते थे रोहतक में, ऐसे हर डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी निभावा है तो हमें समस्या नहीं अवैध क्लिनिक खुलने की। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है हमारे हॉस्पिटलों पर विश्वास करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए, राय साझा करने के लिए। डॉक्टर संतोष दहिया अभी कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे साथ संपर्क उनका टूट गया, फिर से जुड़ेंगे उनके साथ। संतलाल वर्मा जी, इस मंच के जरिए देखिए, क्योंकि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, क्लॉजेस को जानते हैं, क्या क्लॉजेस होते हैं कि जब भी किसी को अपना क्लिनिक खोलना होता है, क्या उसको डिग्री, कौन सी डिग्री उसको दिखानी होती है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है? मैं चाहूँगी आप इस मंच के जरिए एक बार ये भी बताएं ताकि लोग भी थोड़े जागरूक हों। देखिए, जो भी डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है, पहले तो वो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कम से कम जो है MBBS किए हुए हो, और जो अल्ट्रासाउंड के लिए अप्लाई करते हैं उनको स्पेशल जो या तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 6 महीने की, या फिर वो डिप्लोमा या फिर MD रेडियोलॉजी उसमें हो, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट है वो कर सकती है। और कोई भी लेडी डॉक्टर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी अल्ट्रासाउंड सेंटर वो खोल सकती है। उनको जो हमारी जो PNDT सेल है, डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एक्ट के तहत, उसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चला सकता। ये एकदम से इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। और जो बाकी लोग इलीगल तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका नहीं रजिस्टर हो सकता, तो वो फिर हमारे पास अप्रोच नहीं करते, वो ना कभी आएंगे। उनको तो पकड़ के सजा देना ही एक इलाज है। ठीक है, इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक सवाल मैं डॉक्टर संतोष दहिया से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर संतोष, आपको क्या लगता है आज हमारे समाज में, इसमें कोई शक नहीं है कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं, पहले से ज़्यादा बेटर हो रही हैं सिचुएशंस, लोग भी समझने लगे हैं, चीज़ों की बारीकियों को समझने लगे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये है कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा उपभोक्ता होती है और जो लड़का होता है वो उत्पादक होता है, यानी कि जो लड़का है वो उनको कमा करके देगा और लड़की की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी? डेफिनेटली पूजा जी, आज भी लोगों में ये मानसिकता है, उनको ये लगता है कि कमाने का काम लड़का करेगा और लड़की केवल घर को सजाने का काम करेगी। उसको घर की जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं लोग। आज भी लोगों की सोच है, और उनको लगता है जो लोग अपनी बहू बेटियों की नौकरी कराते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनकी इनकम से अपना घर चला रहे हैं। अभी भी बहुत सारी परसेंटेज है ऐसी कि लोगों की ये मानसिकता है। ठीक है, ये बड़ा आंकड़ा है आज भी। लेकिन इसमें आप क्या मानती हैं? हम कई बार देखते हैं कई तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अच्छा पोस्टर्स कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, सब कुछ किया जाता है ताकि लोग समझें कि आप इस तरीके से भेदभाव मत कीजिए। कितना असर आपको दिखता है उसका ग्राउंड लेवल पर? पूजा जी, समय लगेगा अभी, डेफिनेटली उसका असर है। ऐसा नहीं है, जो एक मुहिम चली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर व्यक्ति तक ये पहुंची। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं है, लेकिन पूर्ण तरीके से असरदार हो ये, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा और भी धीरे धीरे स्थितियां और बेहतर होंगी। ठीक है, संतोष जी आपकी आवाज कट गई है, फिर से जुड़ते हैं आपके साथ। संतलाल वर्मा जी, यहाँ पर लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि देखिए आज जो लोग जाकर के लिंग जांच करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल वो लोग जाकर के भ्रूण हत्या की तरफ भी जाएंगे, और क्योंकि भ्रूण हत्या भी इलीगल है, सशर्त इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं कि अगर माँ की जिंदगी को किसी तरीके की कोई समस्या अगर होती है तो ठीक है आप करा सकते हैं भ्रूण हत्या, कुछ शर्तें हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन भ्रूण हत्या वैसे कुल मिलाकर इलीगल है।
तो अगर इस तरीके के लोग भ्रूण हत्या के लिए जाते हैं तो भी वो ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाएंगे जो कि इलीगल तरीके से इस काम को करते हैं, फर्जी डॉक्टर्स हैं जो कि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है ये। संतलाल जी जी, ऐसा ना, जो लोग इलीगल तरीके से इलीगल लोगों के पास में अल्ट्रासाउंड करवा के लिंग जांच करवाते हैं, वो उनकी कोशिश रहती है जब उनको ये पता लगता है कि जो बच्चा पल रहा है पेट में वो फीमेल है, लड़की है, तो वो कोशिश करते हैं तुरंत से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें जो जहाँ पे उसका अबॉर्शन करवाया जा सके। और वो लोग भी आगे इलीगल तरीके से ही करते हैं, क्योंकि जो MTP सेंट्रल, जो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट है उसके तहत जो जितने लीगल तरीके से MTP करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर का होना जरूरी है। कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता। क्वालिफाइड डॉक्टर का यह मतलब है या तो MBBS करने के बाद 6 महीने की उसने ट्रेनिंग ले रखी हो, या वो MD या DGO किए हुए हो। और लेकिन संतलाल जी, जिन लोगों के दिमाग में यही मानसिकता है कि हमें बेटी चाहिए ही नहीं, हमें लड़की चाहिए ही नहीं, वो फिर जाएंगे ना ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के पास गर्भपात कराने के लिए, अपनी जिंदगी को भी डालेंगे ना खतरे में। क्या कहते हैं इस पर आप? बिल्कुल, वो खतरे में डालते हैं अपने, खतरे में डालते हैं। हमने बहुत बार नोट किया इस तरह से, जैसे कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड करवाया, हमने बहुत सारी ऐसी रेड की है जिसमें पता लगता है कि इलीगल तरीके से अल्ट्रासाउंड हो गया। करने वाले को एक्चुअली में पता भी नहीं होता कि वो क्या बताने जा रहा है। तो कभी मेल या फीमेल बता देते हैं, और फीमेल बता दिया तो जो वो महिला है वो एक ही तरह से सोचती है कि चलो छुटकारा पाए, और वो किसी से भी लिंक बनाते हैं आगे, और वो भी ज्यादातर इलीगल लोग ही होते हैं जिनके पास वो करवाने जाते हैं। ठीक है, आपके पास वापस लौटती हूँ। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राजन है यमुनानगर से। राजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, लोगों की मानसिकता जो है ना इस विषय में, लड़की के विषय में, कि लड़का होना बहुत जरूरी है, लड़की होगी है। मेरे पास एकमात्र संतान लड़की ही है, एक ही बच्चा मेरे पास। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। इवन देन हमारे को ना कई बार लोग मिलते हैं जो बाद में अवेयरनेस नहीं है इस मामले में कि आपके पास कितने बच्चे हैं। हमारे पास मतलब मेरे पास एक बच्ची है, गुड़िया है मेरे पास। तो उनका सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपने दोबारा ट्राई नहीं किया। जब एक लड़का हो जाता है उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करता है। पहला बच्चा लड़की हो गई है तो लोग ये सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि आपके पास दूसरा बच्चा है, ट्राई नहीं किया या हुआ नहीं या कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर पहला बच्चा लड़का हो जाता है तब वो ये सवाल नहीं उठाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप जो कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। संतोष भैया जी, मैं इस पर भी बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है बहुत वाजिब बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर पहली संतान बेटा हो जाती है तो नहीं कहा जाता कि आप एक और बेटी कर लीजिए। अगर बेटी हो जाती है पहली संतान तो फिर कहा जाता है कि आपके पास एक लड़का भी होना चाहिए। आज है हमारा पुरुष से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि लड़की कहीं बाहर जाती है तो उसे एक भाई की जरूरत है, अगर लड़की समाज में रहती है तो उसे एक पति की जरूरत है। ऐसा समाज जिसमें पुरुष को प्रधानता के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर जवान लड़की है, अगर वो कहीं जाएगी तो 2 महीने का बच्चा उसकी गोद में दे देंगे कि वो लड़का है तो इसको साथ लेके चल। 3-4 साल का बच्चा साथ में चला देंगे कि इसको लेके जा कहीं, अगर वो अकेली जा रही है। इसको भी वो सिक्योरिटी मानते हैं कि ये बच्चा भी उसकी एक सिक्योरिटी है। ये मानसिकता है, इसमें बड़ा समय लगेगा। परिवर्तन डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ये बहुत अभी समय की पुकार है कि लड़कियों को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपनी लड़कियों को जगह दे, सम्मान दे। क्योंकि आज भी हम ना ही बात करें, लेकिन आज भी हम जब बेटी पैदा होती है तो उसका दहेज के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसकी शादी होगी, हमें दहेज में देना है। चाहे बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे बेटी कहीं तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों की समझने की जरूरत है। अगर हमारी बेटियों को मौका मिला तो 26 जनवरी पर भी कर सकती है हमारी बेटियां। उनको मौका मिला कि पूरे जाल बिछा रखे हैं उसके चारों तरफ, उनको तोड़कर वो आकाश में उड़ती है, चांद पर पहुंच जाती है, एवरेस्ट पर पहुंच जाती है। हमारी बेटियां किसी भी सूरत में कम नहीं है, लेकिन इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। लेकिन संतोष भैया जी,
ये हम अगर बात करें कि एक अच्छी फैमिली से जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं फैमिलीज, वहां पर इस तरीके के मामले थोड़े कम नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बात की कि 3 मुख्य कारण अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी। अच्छा, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पर काम करती है, कई तरीके की मुहिम चलाई जाती है, कई तरीके के प्लान्स जो हैं लेकर के आते हैं लोगों के लिए कि अगर आपकी दूसरी संतान बेटी होती है तो इस तरीके के लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन लोगों की मानसिकता पर इसका असर पड़ रहा है क्या? लोग इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, क्या क्या वजह है और गवर्नमेंट को इस पर और क्या काम करने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? मैं ये मानती हूँ कि ये केवल 3 कारण नहीं, इनके साथ एक दहेज भी बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब बेटी पैदा होती है तभी से ये सोचना शुरू कर दिया जाता है कि इसको दहेज में क्या दिया जाएगा, और चाहे दहेज कोई ना मांगे तो भी पेरेंट्स उसके लिए तैयारी करते हैं। और उनकी बेटियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात है लोगों की मानसिकता। जब संसद और विधानसभा में इलेक्टेड लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे लिए बोझ है, क्योंकि हिंदुस्तान में बेटी बोझ माना जाता है, ये जो मानसिकता है, मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब निर्व्यापार हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात आप दोनों कह रहे हैं, और ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है हम घंटों बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन समय में क्योंकि हम बंधे हुए हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, सवाल आपका में और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, पूरा नेगेटिव होकर नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर भी सोचेंगे इस चीज को, क्योंकि आंकड़े मैंने आपको दिखाए, आंकड़े धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बल्कि दिन ब दिन बेहतर हो रही है। लेकिन अभी भी कैसे इन मामलों पर विराम लगे, पूर्ण विराम लग जाए, ये मामले सामने ही ना आए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे स्थितियां और बेहतर होंगी, लेकिन शुरुआत अपने घर से करने की जरूरत है। जैसा कि अभी संतोष जी ने भी बात की, संतलाल जी ने भी बात की कि अपने घर से शुरुआत करने की जरूरत है। आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि लड़की को लगे वो लड़के के समान है, वो कुछ भी कर सकती है, और दोनों की अपब्रिंगिंग एक जैसी होनी चाहिए। अपने घर में जब बच्चों की परवरिश माँ बाप करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने अपने बेटे को जो परवरिश दी है, वही परवरिश उसी तरीके से बेटी को भी दी जानी चाहिए। सवाल आपका भी, मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।